फिर जब मेरा ये 12th में मैं फेल हो गया, तो जैसा कि आपको बताया भी कि सीसैट ने तो गदर ही मचा दिया है आजकल। आप परेशान नहीं है, आप तो उसका समाधान नहीं ढूंढना चाह रहे हैं, आप इसलिए परेशान हैं। जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है वो हम सूरज की कंसल्टेशन के साथ वी विल प्रोवाइड द स्कॉलरशिप, और जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए वो प्लीज अप्लाई करें। वेलकम टू तथास्तु फैमिली। सो सूरज के साथ हमारी एक बार पहले बात हो चुकी है, लेकिन मन नहीं भरा था क्योंकि इतनी सारी बातें करनी हमारे लिए अभी बाकी थी कि हम लोगों को लगा कि कुछ बातें और होनी चाहिए हमारे बीच, और एक जरूरी काम और होना था। सूरज से लास्ट टाइम हम वादा कर आए थे कि उनके नाम पे हम एक स्कॉलरशिप स्टार्ट करेंगे, और वो जो स्कॉलरशिप है वो एक फिजिकली डिसेबल्ड गर्ल चाइल्ड को जरूर दी जाएगी, जिसके अंदर यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी फ्री कराएंगे। वो भी एक वादा हमें पूरा करना था। मुझे ऐसा लगता है कि promises are easily made, but they should be completed on time, then only they have meaning. Sure. So हमने सोचा अपना वादा पूरा किया जाए। उसके अलावा हमें ना ऐसी बहुत सारी बातें करने का मन करा। जैसे लास्ट टाइम मुझे याद है कि हम कई सारी चर्चाएं कर रहे थे, उसमें से एक चर्चा में ये बात निकली थी कि सूरज ने भी पढ़ाई करने के साथ साथ पढ़ाया भी है। He is also a teacher and now I have also turned into a teacher. So we will like to hear from him. ये बताएं सूरज कि टीचिंग जो आपने जब करी तो क्या एक्सपीरियंसेस हुए? टीचिंग जो है ना, एक सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये हमारा एक वैल्यू सिस्टम होता है टीचिंग। और हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु जो कि इस प्रकृति में है, वो हमको सब कुछ सिखाती है। हम पेड़ों से भी कुछ सीखते हैं, पक्षियों से सीखते हैं, हमारे आसपास के लोगों से सीखते हैं। जिस समय मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 2012 के बाद से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और उस समय मैं शायद 11th में मैं था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने अपने स्कूल के साथ साथ में ही बच्चों को होम ट्यूशन देना मैंने पहली बार से शुरू किया था। तो उस टाइम पे मैंने 500 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ का मैं चार्ज करता था, और 1 घंटे डेली उनको पढ़ा के आना, संडे का मेरा ऑफ रहता था। तो मैं जो बच्चा होता है ना, वो बहुत कुछ आपको सिखाता है। हम लोग कहते हैं कि मैं भी, जैसे अभी बोला कि मैं टीचर हूँ, लेकिन रियल में मैं टीचर नहीं हूँ, वो बच्चा टीचर है। वो मुझसे सवाल कर रहा है कि आप मुझे कुछ सिखाइए, है ना। तो बच्चे ही सबसे बड़े टीचर होते हैं, पहली चीज तो ये है। एंड सेकंड चीज, जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो एक एक बच्चे का नाम, जो उसका थिंकिंग प्रोसेस है, वो पता होता है। देन उस समय मैं करीब 4-5 बच्चे थे मेरे ही कस्बे में, तो मैं उनको पढ़ाने जाता था। फिर जब मेरा ये 12th में मैं फेल हो गया, तो जैसा कि आपको बताया भी कि फिर मुंबई चला गया था। फिर वहां से आया, वापस आने के बाद से मैंने ये पूजा पाठ का काम शुरू किया। इसी के साथ साथ मैंने स्कूल में टीचिंग भी स्टार्ट की, क्योंकि वो काम मैं जब सीजनल होता है तभी हम कर सकते हैं। हाँ, कभी त्योहार जी 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 बिल्कुल। तो बाकी के बीच समय में मैंने एक स्कूल को ज्वाइन किया हुआ था। उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है, करीब 2014 के समथिंग की बात है, वो मुझे 2000 रुपीज पर मंथ देते थे। तो मैं वहां से स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं हमेशा से हंसमुख रहा हूँ, और मेरी एक क्वालिटी रही है। तो एक बच्चा था, मेरे एक इंसिडेंस याद है, बहुत शैतान था थोड़ा सा। तो मैंने उसको बस बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बोला कि नहीं, शरारत नहीं करते। और वो बच्चा इतना कोमल और नाजुक था कि उसका सर जो है, मैंने इसको यूं किया, वो सर उसका दीवार से थोड़ा सा छू गया, और वो उसके खून निकल आया। अरे मैम, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी लाइफ का पहला मोमेंट था कि मेरी एक छोटी सी गलती से की वजह से एक बच्चे के खून निकल आया। और उसके बाद फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। बोला नहीं, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, भले अनजाने में हुई,
उसका मैंने पश्चाताप किया। उसके बाद से मैं हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखा हूँ कि मेरे हाथ से कभी भी किसी बच्चे का कुछ भी अनहित ना हो। बहुत बहुत जरूरी बात आपने बताई। लोग है ना अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार अच्छे भले ऑफिसर थे, क्यों आप ये टीचिंग के अंदर आ गए, ऐसा क्या वो है। और आजकल तो थोड़ा है ना ये सब थोड़ा जैसे कहना चाहिए बदनाम भी हो गया है ना, विद द इंक्रीज्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। लेकिन समहाउ फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बच्चों के साथ जब आप बात करते हो, जब आप उन्हें पढ़ाते हो, तो जो क्लैरिटी खुद को मिलती है वो टीचर के लिए बड़ी अनमोल है। आज जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो कोई कहीं से है, कोई किसी जिले से है, कोई किसी अलग माइंडसेट से आया है, कोई बहुत रिच है, कोई बहुत ओवर है, तो हर स्ट्रैटा के व्यक्ति के साथ आप जब बात करते हैं ना, बहुत ज्ञान मिलता है, सीखने को मिलता है। जब मैंने इंटरव्यू लिए तो मुझे याद है कि सवाल आपने पूछा लेकिन व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, उससे दो बातें पता चलती हैं। एक, अगर जवाब अच्छा नहीं है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और अगर अच्छा है तो ऐसे बोलना चाहिए। तो ये दोनों तीनों चीजें हैं जो हम लोग लगातार सीखते जाते हैं। तो आई कैन कम्प्लीटली अप्रिशिएट कि एक टीचर जो है ना वो सीखता भी उतना ही है बच्चों से जितना बच्चे एक टीचर से सीखते हैं। हम आपको बताऊं, जिस समय मैं जेएनयू आया तो उस समय का सिचुएशन ये था मेरा कि फाइनेंशियल काफी लो थे, और मुझे कैंपस में जो पहला सिक्योरिटी मनी होता है एडमिशन के टाइम में 4000 की समथिंग का मुझे उस टाइम पे जरूरत थी, और जेएनयू में एडमिशन हो गया था तो एक खुशी भी थी कि अब जेएनयू जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं एक सिचुएशन ऐसा होता है, हालांकि मैं समय स्थान परिस्थिति के हिसाब से सोचने समझने चलने वाला व्यक्ति हूँ, ये मेरी एक क्वालिटी है मैम। तो उस समय पर मैंने अगर अपने किसी दोस्त को भी फोन किया तो वो मेरा फोन नहीं उठाया, क्योंकि उसको लगा कि हो सकता है कि सूरज किसी मदद के लिए ना बोलते। तो मैं थोड़ा सा हूँ भी कि जब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की जरूरत है अपने काम के लिए, तब तक मैं कहता नहीं, मैं खुद से ही कर लेता हूँ। उस टाइम पे मैं आना था और 4,000 रुपये उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, फैमिली के लिए भी बड़ी बात थी। लेकिन कैंपस में एक भैया है, उन्होंने मुझसे बोला कि एक स्टूडेंट है, वो कुछ अंडर प्रिविलेज वर्कर्स हैं जो जेएनयू में ही काम करते हैं, उनके बच्चे हैं। तो स्कूल तो वो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन उनको ट्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आप जो है 100 रुपीज पर आवर के अकॉर्डिंग अगर आप उनको कोई पढ़ाने वाला मिल जाए तो वो 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से देने के लिए एग्री है। तो मैंने उनको तुरंत बोला कि ठीक है, अभी हाल फिलहाल में मुझे 4000 रुपीज की जरूरत है, और आप ऐसा कीजिए, उनसे बोलिए कि मैं 40 आवर्स मैं पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद में जैसा भी रहेगा मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं जब उस टाइम पे जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि मैंने पहले आपसे के साथ शेयर किया, जो पहले का मेरा था, वो मेरे बहुत काम में आया। और उसी एक्सपीरियंस के साथ में जब मैंने जेएनयू के बच्चों को, उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे खुद सीखने के लिए मिला कि मैं इतने संघर्ष में आ रहा हूँ, और ये बच्चे मेरा अतीत है। मुझे इनको इस तरीके से बनाना है कि ये मेरा भविष्य बन जाए। सही बात है ना मैम? तो मैंने उन बच्चों को 40 दिन पढ़ाया, और बच्चों ने मैंने बहुत सीखा, और आज भी वो सभी बच्चों से मैं मिलता रहता हूँ। उसके बाद में तो फिर मैं रशियन लैंग्वेज में एंगेज हो गया, फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंगेज हो गया, और धीमे धीमे यहाँ तक का सफर है। आप सिर्फ पढ़ने आए और आने के बाद आपने पढ़ाया भी, एक साथ में ना कुछ करा। ये इतनी जरूरी चीज है ना। आजकल बहुत सारे बच्चे ना शायद इस पे ध्यान नहीं देते। जब भी मैं ऐसा कहती हूँ ना कि यार अगर आपके 2-3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो शायद आपको ना सब कुछ छोड़ के पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। आप एक पार्ट टाइम जॉब लेके भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं, एक डिग्री करते हुए भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। इतना बड़ा गैप है ये मार्केट के अंदर। आप ये देखो, बच्चा 6-6 साल यहाँ लगा रहा है, कोई डिग्री नहीं है, उसको कोई जॉब नहीं है उसके पास, और अंत में एक डिप्रेसिव स्थिति में वो पहुंच रहा है। तो इट नीड्स टू बी करेक्टेड। 3-4 साल 3 अटेम्प्ट हो गए ना, 3-4 साल 4 साल हो गए,
एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ लूं? मैम उसकी देखो मैम, हाँ ये बात ठीक है आपने बोला कि ये भी की रियलिटी है और ये सच्चाई है, लेकिन उसके पीछे का रीजन मैम है एक प्रेशर। अब वो प्रेशर मैम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं होता है। मेरे ऊपर किसका प्रेशर था? सिर्फ मेरा था, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। बच्चे क्या क्या करते हैं, अपना प्रेशर नहीं लेते, किसी और का प्रेशर अपने ऊपर लेकर रख लेते हैं। मम्मी पापा ने बोला है कि 2 साल में IAS नहीं बने तो फिर क्या होगा, गर्लफ्रेंड ने बोला है कि 2 साल बाद IAS नहीं बने तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी, या फिर कोई लड़की ही है उसको बोले कि नहीं 2 साल में आप IAS बन जाइए नहीं तो मैं शादी कर लूंगा। इस तरीके से, और जमीन खरीदनी है, जायदाद खरीदनी है, या फिर कुछ चल रहा है, वो हजारों तरीके की दिक्कत है और हजारों तरीके का प्रेशर है। उसके बावजूद भी पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कंसंट्रेशन चाहिए, फुल फोकस चाहिए, लेकिन उनमें जो आउटर प्रेशर होता है जब वो बच्चे के माइंड पर बैठ जाता है तो फिर बच्चा को सोच नहीं पाता है। उसको फिर वही सिंपल लाइंस जो बहुत इजीली लिखी होती हैं उनको वो कॉम्प्लेक्स लगने लगती हैं। इसलिए नहीं कि वो उनको समझ नहीं पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि आउटर प्रेशर काफी काम कर रहा है, वो उसको समझ नहीं दे रहा है। और अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, मैम कोई भी काम आसान नहीं है और कोई भी काम मुश्किल भी नहीं है। जितने भी लोग इस धरती पर पैदा हुए उनके पास भी 24 घंटे ही थे, उनके पास भी उतना ही दिमाग था जितना कि हम लोग के पास है, और उतना ही आगे भी रहेगा जितना कि हम लोग के पास है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। दिन रात तभी भी होते थे, दिन रात आज भी होते, दिन रात बाद में भी होंगे, लेकिन हम बस ये मन में सोच लेते कि नहीं हम इतना कैसे करेंगे। तो आप ही करेंगे जब आप करना चाहेंगे। हाँ, और मैंने एक बात और महसूस करी है जी जी जी, ना, लोग अपने काम का ना बोझ लिए ज्यादा फिर जी जी जी, काम करने की बजाय। बिल्कुल मैम बिल्कुल। जैसे आपने बच्चे देखे होंगे, बहुत पढ़ना है यार, यूपीएससी में तो बहुत 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 पढ़ना है, उनसे पूछो यार 2 घंटे बैठ के पढ़ ही लो ना, टेंशन लेने की बजाय, वो ज्यादा फायदा करेगा। लेकिन है ना, बच्चा कहेगा नहीं नहीं बहुत पढ़ना है। आपको पता है कुछ भी पूछा जा सकता है यूपीएससी में, एनीथिंग अंडर द सन। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो सीसेट को लेकर काफी उनके मन में चिंता रहती है। सीसेट ने तो गदर ही मचा दिया है। तो इस बार का एग्जाम पेपर देखा मैम तो साइडिंग फैक्टर हो गया है। मैंने मैम पेपर खोला, मैंने तो हाथ जोड़ लिया, मैंने भगवान का बहुत शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभु इसी बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैम सच में मैम इस बार का पेपर बहुत डिफिकल्ट था। एक बच्चे बता रहे कि पैटर्न चेंज है, लेकिन पैटर्न चेंज होने के साथ साथ बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि पैटर्न कोई भी हो, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है पैटर्न उनके लिए भी चेंज हुआ है। हाँ। यूपीएससी क्या चाहता है, हम हर बार बच्चे के सामने एक ही पेपर क्यों नहीं रखते हैं? वो इसलिए नहीं रखते कि हर कोई इम्प्रूवमेंट चाहता है। यूपीएससी भी चाहता है कि आने वाले समय में जो भी अधिकारी बने हमारे यहाँ से तो एक अच्छी सोच के हों, अच्छी मेहनत करने वालों जो अब तक हैं उनसे भी ज्यादा बेहतर हों। अब हम सभी अपने जीवन में एक बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। हाँ। अब जिस तरीके इस बार ऑप्शंस आए थे या फिर जो 2022 वाला जो मैंने दिया था उसमें भी क्वेश्चन के पैटर्न चेंज थे, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो कोई अंतर नहीं है। पहले ऑप्शंस आते थे 1 ओनली, हाँ। है ना, 1 2 ओनली, 1 2 4 ओनली, 1 2 3 4 इस तरीके से। बट इस बार ऑप्शन आए हैं इनमें से 1, इनमें से 2, इनमें से 3, इनमें से 4। तो अब अगर आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो कहीं भी लिखा होगा तो पता ही है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। हमको सबको मालूम है कि ताजमहल किसने बनाया। अब वो किसी भी तरीके से हमसे पूछ लो, अगर हमें पता हो तो हम बता ही देंगे। हाँ। और अगर एलिमिनेशन टेक्निक नहीं यूज कर पाए ना बच्चे, बहुत सारे हाँ, तैयार हो गए। वही तो मैम क्या है कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बात की थी कि लर्निंग एंड टीचिंग हमारे अंदर सेम मूवमेंट पर चलती रहती है। हम एग्जैक्टली जैसे कि मैंने अगर किसी बच्चों को बताया, मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे बच्चों के मैसेज देखे हुए हैं लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन जिसका भी मैसेज में मेरे पास आता है मैं भले ही थोड़ा टाइम लगा दूं लेकिन देखता जरूर हूं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर आपने इंटरव्यू में बोला है कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, मेरा 2 साल का गैप है तो क्या मैं भी एनसीईआरटी से शुरू कर सकता हूँ?
आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो नहीं सुन रहे हैं। आप भी मुझे फॉलो करना चाह रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना रास्ता बनाइए। आपके सामने पेपर अगर आया है मैम, तो वहां सॉल्व आपको करना है, मैं नहीं करने वाला हूँ। मैंने अपना पेपर सॉल्व कर लिया, मैंने अपना रास्ता खुद बनाया, मैं यहाँ तक आ गया। अब मेरी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। और मैं बच्चे जो है उनको एग्जैक्ट चाहिए कि नहीं सर आप अगर बता दो कि लक्ष्मीकांत की किताब मैं पढ़ लूं या फिर इकोनॉमिक किसका पढ़ लूं, बस आप मुझे एग्जैक्टली बता दी और एग्जैक्टली मैं पढ़ लूं, तो एग्जैक्टली तुम्हें सिलेबस नहीं। भस्म जी 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 बिल्कुल, है ना, कि बस कोई एक ताबीज बना के दे दे और वो शॉर्टकट बता दे कि भाई देखो मैंने ये ताबीज पहना था, तुम भी पहन लो। लेकिन ऐसे नहीं होता। और मैम शॉर्टकट एक ही है, सिंपल सी लाइन में, और हम सभी को पता है हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। विद स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों साथ करते चलो, स्मार्टनेस हार जाएगी, हार्ड वर्क नहीं। बिल्कुल, हार्ड वर्क किया बिना सही डायरेक्शन के वो भी प्रॉब्लमैटिक है। तो उन दोनों को साथ लेके चलो और यू विल फाइंड सक्सेस। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात मैम होती है कि आज का जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, वो चाहता है कि काम हो जाए, करना ना पड़े। बिल्कुल सही, सही बात। मैं हॉस्टल में रहा हूँ और मेरे कैंपस में मोर देन 8000 स्टूडेंट्स हैं और मेरा किसी ना किसी इंटरेक्शन तो हर समय होता ही रहता है। किसी को असाइनमेंट बनाना नहीं है, भाई तू मेरा असाइनमेंट बना दे, भाई तू मेरा असाइनमेंट बना दे, खुद नहीं बनाना है। अब खुद से बनाएंगे तो मैम सीखेंगे, आप जानेंगे कि आपने क्या लिखा है। और मैम नॉलेज हमको जितना भी मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारे काम में आता है। और ये बात मैम आज मुझे रियलाइज हो रही है कि मेरी लाइफ के जो जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए, तो उनके पीछे भी एक रीजन था। रीजन ये था कि आज मैं उन चीजों को अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि वो चीजें मेरे साथ क्यों हुई। सही बात है, सही बात है, वो हमारे साथ क्यों हो रही है। वो है ना, मतलब स्टीव जॉब्स की किताब है, तो उसको देखेंगे, या मूवी भी बनी हुई है उस पे, तो वो एक अंत में लाइन बोलते हैं एक स्पीच में अपने, कनेक्टिंग द डॉट्स। एग्जैक्टली, कि हम आज शायद जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तब हमें नहीं रियलाइज होता, तब तो सब चीजें बुरी लग रही होती हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं किस लिए पढ़ रहे हैं, ये भी क्यों कर रहे हैं, ये भी क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सही में आप पढ़ते जाओ ना, एक दिन अंत में जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, then you will connect the dots। या देखो मैंने ना तब आंसर राइटिंग करी थी ना, इसीलिए आज मैं इतनी अच्छी नोटिंग लिख पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तब मैंने ये किया था, इसीलिए आज मैं ऐसे कर पा रहा हूँ। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताएं कि ना हमारे जैसे जब हम आपके रूम पे आए थे तो हमने देखा आपने भोलेनाथ का एक जिक्र किया था। तो ये एक कुछ ऐसी चीज है ना जो अक्सर आजकल बड़ा चर्चा में रहती है। चर्चा में क्यों? ज्यादातर जितने भी ये जो जनरेशन जी जिसे कहते हैं, जेन जी, वो लोग इस बात में बड़ा प्राइड लेते हैं, हम नहीं मानते भी भगवान में, है ना। तो जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो भी अपना एक सोचने का नजरिया है, लेकिन एक आत्मसंबल मिलता रहता है, आत्मविश्वास मिलता रहता है। ऐसा लगता है कि ऊपर कोई है, जो लोग उन लोगों के लिए जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं। तो क्या आपको कैसे, मतलब आप किस तरह से उन पे विश्वास हुआ या किया? क्योंकि आपके साथ तो इतना बड़ी एक जिसे कहना चाहिए हादसा या ट्रेजेडी हुई थी, तो अक्सर उसके बाद तो इंसान का विश्वास उठ जाता है। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में जो जिस ईश्वर का आपने जिक्र किया, भोले बाबा का, जिनका फोटो आपने मेरे रूम पे देखा, ईश्वर के मैम जब मैं छोटा था मुझे अच्छे से याद है कि मुझे हमेशा से सिर्फ मैं ही दिखा हूँ। मैंने आंखें बंद की तो मुझे कुछ नहीं दिखा, और जब मैंने आंखें खोली तो मुझे सब कुछ दिखा। तो मेरा मानना है कि जो कुछ भी है मेरे अंदर ही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। ये मेरा विश्वास था। धीमे धीमे जीवन में आगे बढ़ते रहे, खुद से संघर्ष करते रहे। लोगों ने बताया ईश्वर है, भगवान है, इनको मानो, इनको पूजो, यहाँ से मुरादें पूरी होंगी, यहाँ मुराद पूरी होगी। लेकिन मैंने तो मैम देखा कि भाई मंदिर बना हुआ है, लेकिन मंदिर में किसी को अगर वो छोटी जाति से पैदा हुआ तो उसको मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सही बात है। अब मैं मेरे लिए मैं किसको मानूं? कैसे भगवान को मैं मान सकता हूँ कि जिसने हमें और एक दूसरे इंसान को बनाया, मैं जा सकता हूँ आप नहीं जा सकते, तो ये कैसे हो सकता है? तो मेरा मैं इन सब चीजों को देखकर, या फिर उसी मंदिर में बैठकर एक व्यक्ति अगर शराब पी रहा है, या एक व्यक्ति अगर कुछ गलत काम कर रहा है, गलत कर रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो मेरे मन में सिंपल सा भगवान को लेकर जो एक इमेज ये बना कि ईश्वर जो है वो
कहीं नहीं है। ईश्वर जैसी चीज कुछ है जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, और वो हमारे अंतर मन के अंदर रहती है। और मैम उसका कोई रूप नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं, कोई आकार नहीं है, उसके अनंत रूप है, अनंत आकार है, और वो हमारे अंदर है। उसी से हमारा एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होता जाता है। जिस तरीके का हम उस पर बिलीव करते रहते हैं, जितना हम उसको डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें इतना क्रिटिकल सोचने के लिए मजबूर कर दे रहा है। तो ईश्वर का भरोसा भी मैं मेरे अंदर धीमे धीमे ऐसा ही रहा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, और जो भी होगा सही होगा गलत होगा सब ईश्वर की मर्जी से होगा, और वो मेरे अंदर है। तो पर्टिकुलर ईश्वर ना मान के मैंने हमेशा अपने आप को प्राथमिकता दी है, भगवान का आशीर्वाद समझकर। एक्सीडेंट के बाद में मैं एक भगवान को लेकर जो बिलीफ था काफी मेरा टूटा, लेकिन खुद पर भरोसा होना धीमे धीमे। जब मैंने जेएनयू की प्रिपरेशन स्टार्ट की उस समय पर ये जीएसवीएस का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि जीएसवी होता है, कि इकोनॉमिक्स है, कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। हालांकि थोड़ी थोड़ी चीजें मालूम थी, लेकिन ना डिटेल में नहीं पता था। जेएनयू की प्रिपरेशन किए, उसमें कुछ किताबों को पढ़े, कुछ कुछ पता लगा, जनरल नॉलेज थोड़ा सा पढ़ा। कैंपस आए, कैंपस आने के बाद में जब पढ़ना शुरू किया, जब जानना शुरू किया, तो जब हम पढ़ते हैं तो जानते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते जा रहे हैं तो हम फिलोसफी को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर हम मैथ नहीं समझ रहे, कुछ भी नहीं समझ रहे। हम एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू दैट सिंगल पॉइंट। एब्सोल्युटली। अगर हम फिलोसफी की ही बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मैथ से भी रिलेटेड होगी, इकोनॉमी से भी रिलेटेड होगी, इकोलॉजी से भी रिलेटेड होगी, और पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड होगी। तो एवरीथिंग इज सिंगल डॉट कनेक्टेड। तो कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ता चला गया तो एक भगवान पर जो मेरा बिलीफ है वो कहीं ना कहीं मेरे मन को छूने लगा कि नहीं, कुछ तो अंदर है जिसे मैं नहीं कंट्रोल कर रहा हूं। क्योंकि मैं मानता हूं मुझसे तो इतना नहीं हो पाता। मैं आपको हकीकत बताऊं तो मुझसे तो नहीं हो पाता, किसी से नहीं हो पाएगा। मैं बस मानता हूँ कि हाँ भगवान का भरोसा है, बस भगवान ही मेरे को उठा के लेके चल रहा है, तो मैं भी चल ही रहा हूँ। तो इस तरीके से धीमे धीमे मेरा बिलीफ बढ़ने लगा। 2020 की बात है, इस समय प्रोटेस्ट का टाइम चल रहा था हमारे कैंपस में। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे जो फोटो आपने देखी थी वो मुझे तोहफे में भेजी, बोला कि इसको अपनी दीवार पर लगाओ, और बोली कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तुम इसको अपना एक दोस्त मान सकते हो, जो भी तुम कहना चाहो कह सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो, ये बोलती भी है तो आप चाहो तो बात कर सकते हो। मैंने लगाया, देखा, और जब मैं हकीकत में वो तस्वीर जो है बहुत कुछ बोलती है। अगर आप उससे सुनना चाहें तो आप जब उस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो उसकी जो सीधी आंख है, आप मैम उस तस्वीर में उस आंख को देखकर ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये आंख बंद है या खुली है, लेकिन हकीकत में उस फोटो में की जो सीधी आंख है वो खुली है, दाहिनी आंख बंद है, और माथे पर 3 नेत्र है, और फिर चंद्रमा बना हुआ है। अब उसमें बहुत गहरी फिलोसफी है उस फोटो को समझने के लिए। मैंने रात भर बैठ के उस फोटो को देखा है, क्योंकि जब मेरे दोस्त ने बोला था कि ये दोस्त तुम्हारा बात करेगा, तो मैंने बात करने के लिए उस दोस्त को देखा है, उससे सीखा है। और बहुत सिंपल शब्दों में वो फोटो बहुत कुछ कहती है। वो सिंपल सा कहती है, ये तीसरा नेत्र है, यही सब कुछ है, जो कुछ चल रहा है वो सब यहाँ चल रहा है। अब इसके नीचे चंद्रमा है जो कि आपको शीतलता दे रहा है, जिसको हम सुख बोलते हैं, या ऐसे अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, एसी चल रहा है, सुख है, लेकिन अभी हम कमरे के बाहर जाएंगे तो हमें गर्मी देर लगेगी, है ना। एक सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, मैं उस आग में उस ऊंचाई से जल रहा था, धीमे धीमे उस चंद्रमा की शीतलता के पास आता जा रहा हूँ। अब जिस दिन मैं इस चंद्रमा की शीतलता मेरे अंदर समा जाएगी, उस दिन 2 रास्ते फिर खुल जाएंगे। एक रास्ता जिसमें सब कुछ जल रहा है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है ना। आप वहां जाइए और फिर से इस माया जाल में फंस जाइए, और फिर से अपना जिंदगी को देश दुनिया के लिए करते रहिए, और आपको लगता है कि नहीं, आपका जीवन सफल रहा, आपने जो उद्देश्य बना कर आए थे, और आपको बस मन का शांति चाहिए और भगवान में लीन हो जाना है, आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आना है। तो आप जो सीधी आंख का जो मैसेज है कि आप सीधा शांति की ओर चले जाइए, आप ध्यान में चले जाइए। तो मैम ये उस फोटो का डीप मीनिंग है जो कि अब तक मैं समझ पाया हूँ।
ये मैम किसी ने मुझे बताया नहीं, ये मेरी खुद की एक इंटरप्रिटेशन खुद की मेरी एक इंटरप्रिटेशन है उस फोटो के लिए। तो बिलीफ में ऐसा है कि मेरी मम्मी भी बहुत भगवान को मानती है, वो शिव जी को तो बहुत मानती है। उन्होंने तो मेरे सिलेक्शन हुआ, अभी तो मैं घर गया नहीं हूँ, मैं घर जाऊंगा, फिर उनको मन्नत मांगी है। हाँ, सारी जो जितनी भी ज्योतिर्लिंग है हमारे भारत के अंदर, मैं सभी जगह उनको घुमाने लेके जाऊंगा। उन्होंने हर जगह मन्नत मांगी हुई है, 4 धाम की उन्होंने मन्नत मांगी हुई है, और जो स्पेशली 4 धाम जो है उनकी भी उन्होंने मन्नत मांगी हुई। तो मैंने सोच रखा है कि जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी को घुमा के लेके आऊंगा, क्योंकि मैं उनकी आस्था से ही वो भगवान क्रिएट हुआ जो आज मेरा दोस्त है। हाँ सही बात है। नहीं यार, ये ना मुझे मम्मियों के बारे में सबसे अच्छा लगता है कि मम्मी जो वो मान्यताएं करती है ना, ये मेरी मम्मी ने भी बहुत किया है, और मैंने देखा है कि अक्सर सबकी मम्मियां ना ऐसे जरूर करती हैं कि उस एक बार मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, भगवान जी तुम्हारी प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ईश्वर पे आज के समय में मुझे ऐसा फील होता है कि ईश्वर मेरा दोस्त है, और वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी जगह हमेशा मेरे साथ रहता है, चाहे वो हो सकता है आपके रूप में हो, या हो सकता है इस प्यारे सा जो पौधा लगा हो उसके रूप में हो। ईश्वर जी में ये मेरा मानना है। निमित्त का भी एक बड़ा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है जैन धर्म में, हम लोग कभी कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होना है जी, तो कहीं ना कहीं से कोई भी व्यक्ति ईश्वर का रूप धारण करके, ईश्वर का कॉन्सेप्ट तो नहीं मानता है जैनिज्म, लेकिन एक जैसे कहना चाहिए कि कोई भी देवी देवता है ना, वो उस व्यक्ति का रूप धारण करके या उस व्यक्ति के अंदर वो विचार डाल देगा कि मुझे इसकी मदद करनी है। बिल्कुल। तो वो असलियत में जैसे हम किसी की मदद नहीं करते हैं ना, मैं अक्सर ना कभी किसी कोई मुझे आके थैंक यू बोलता है कि भाई आपने ऐसा किया, मैं कहती यार ये मैंने नहीं किया, तुम्हारा काम होना था, कोई भी करता, मैं नहीं करती कोई और करता, कोई और नहीं तो कोई और करता, लेकिन तुम्हारा काम होना था, मुझे भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं तुम्हारे अच्छे काम के लिए निमित्त बन सकूं। बिल्कुल। तो वही हम सब निमित्त हैं एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं। और आप तो आपको मालूम होगा कि जो भी कुछ होता है उसके पीछे रीजन रहता है और उसका इम्पैक्ट होता है, और यही चलता है, यही मूवमेंट है, और यही सब कुछ है, यही हकीकत है। और सबसे बड़ी समस्या में ये होती है कि लोग जानते हैं लेकिन वो मानते नहीं है, और मानते नहीं है, फिर कहते हैं कि हम ही क्यों, हम इतना परेशान हैं। आप परेशान नहीं है, आप तो उसका समाधान नहीं ढूंढना चाह रहे हैं, आप इसलिए परेशान है। प्रॉब्लम सुनो हर जगह है ना, जैसा कि मैंने बताया शिव जी की तीसरी आंख में तो सब जल ही रहा है, हम सब जल रहे हैं। जलना इन द सेंस किसी को किसी चीज की समस्या है, किसी को किसी चीज की परेशानी है, किसी को वो आग में जल रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपको चंद्रमा की शीतलता चाहिए होगी अगर आपको अपना एक रास्ता चुनना है, आपको फिर से संसार के जो चल रहा है उसको ठीक करना है, या फिर आपको भगवान में लीन हो जाना है। आपके पास चॉइसेस हमेशा, हाँ हमेशा आपके पास चॉइसेस बनी रहते हैं, हमेशा बनी रहेंगी। बिल्कुल आपने बहुत सही बात की। तो सूरज, अब हम आपसे ना बातें तो हमने कर ली, लेकिन अब हम वो वाला काम कर लेते हैं जो हमें करना था। ये एक छोटा सा हमने डॉक्यूमेंट बनाया क्योंकि हमारा प्रॉमिस है, तो ताकि वो सरकारी आदमी तो एकदम उस पे आ जाता है ना, कागज जरूर होना चाहिए। तो इस पे मैंने भी साइन कर दी आपके नाम से। आपकी बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे ऐसे बच्चों की जिन्हें जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, तो उनके लिए जो प्रोफाइल्स हमारे पास आ रही हैं, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, वो हम सूरज की कंसल्टेशन के साथ वी विल प्रोवाइड द स्कॉलरशिप। एंड और जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो प्लीज अप्लाई करें। हमने एक प्रॉमिस किया है, लेकिन जैसे हम ग्रो करेंगे हमारी इच्छा है कि हम इस स्कॉलरशिप को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सूरज। थैंक यू।